बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको लीव एप्लीकेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है इसका एक वीडियो बनाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वह वीडियो देखा होगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो आप उस वीडियो पे जाकर लीव एप्लीकेशन को देख सकते हैं और उसे लिखना सीख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन की बात करेंगे। बच्चों, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एप्लीकेशन या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये दो नामों से एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। जिस प्रकार से बच्चों लीव एप्लीकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में वो पूछा जाता है, इसी प्रकार से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इसके भी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमें हर हाल में एप्लीकेशन लिखते बनना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल मस्ट होता है। तो बच्चों, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को हम शॉर्ट शब्दों में टीसी कह सकते हैं। टीसी करके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर द टीसी, और कई बार एग्जाम में बच्चों टीसी ना करके उसी का नेम थोड़ा सा परिवर्तित करके एसएलसी करके दे दिया जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसएलसी क्या है, क्योंकि बच्चे तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पढ़ के जाते हैं। तो बच्चों, हमें इनके कन्फ्यूज़न को समझना है और हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो या एसएलसी हो, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों ही बच्चों एक ही होता है। इसमें हम एक ही प्रकार का जो मेन कंटेंट रहता है, इसका जो मेन पार्ट होता है इस एप्लीकेशन का, वो एक ही रहता है। परंतु हमें ये सोचना है कि अगर हमारे एग्जाम में एसएलसी करके हमसे पूछा गया है तो हम एसएलसी करके ही उसे लिखते हैं, और यदि हमसे टीसी करके यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करके पूछा गया है तो हम टीसी करके लिख देते हैं। तो बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और अगर वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन साल भर पढ़ते हैं, समझते हैं, परंतु एग्ज़ाम में आ जाता है एसएलसी नाम से, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फाइनली उनसे बनते हुए क्वेश्चन को वो कुछ का कुछ या गलत करके आ जाते हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, इसलिए यदि हम शुरू से विधिवत तरीके से पढ़ते रहें तो इस प्रकार का कन्फ्यूज़न लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता है। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एप्लीकेशन तैयार करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यू आर पायल पटेल। बच्चों, जब भी क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का तो हमेशा उसमें कंडीशन दी रहती है, और ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले एप्लीकेशन या लेटर के कोई भी क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम पे आए हुए हैं तो हम उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करें, और बहुत अच्छे से रीड करने के बाद ही हम उस पर आगे उसकी राइटिंग सेक्शन पर मतलब कि उसको लिखना शुरू करें। क्योंकि जब हम उसे प्रॉपरली रीड करते हैं बच्चों, तो इससे हमें ये लाभ मिलता है कि हमें उसकी सारी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि इसके अंदर किस बच्चे के नाम से हमें एप्लीकेशन लिखना है, किस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, किस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, एप्लीकेशन हमें किसको लिखनी है, ये हमें प्रिंसिपल को लिखनी है, लाइब्रेरियन को लिखनी है, अपनी क्लास टीचर को लिखनी है, अपने हेडमास्टर को लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब समझ में आएगी बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन को या जब हम जो भी गिवन क्वेश्चन है हमारे सामने, जब हम उसे बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे, देन वी अंडरस्टैंड द ऑल कंडीशन, तब हमें सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे पायल पटेल नाम आपको दिया गया है कि आप पायल पटेल हैं, आप क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आपके विद्यालय का नाम है इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एसएलसी। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक लगाया है, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि हमें इसको एसएलसी के लिए या फिर टीसी के लिए इसको इशू कराने के लिए हमें अपने प्राचार्य जी को, विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनको आवेदन लिखने के लिए हमसे बोला गया है। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और हमने समझ में आ गया कि हमें क्या बनकर लिखना है, क्या सपोज करके लिखना है, किस क्लास के स्टूडेंट हैं हम, किस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हम, और हम किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और हमें अपनी एप्लीकेशन किसे लिखना है और किस पर्पज़ के लिए लिखना है। सारी कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि जब तक कंडीशन आप नहीं समझेंगे तो हम गलत लिख कर आ जाएंगे। और जब भी कोई वैल्यूअर जब बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को चेक करता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि बच्चे ने सही कंडीशन को अप्लाई किया है या नहीं। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम ये गलती करते हैं कि जो कंडीशन में नेम मेंशन होता है वो उस नाम को ना लिख कर अपने स्वयं के नाम को ही लिख कर आते हैं, क्योंकि बच्चे साल भर उसी तरीके से लिखते हैं और तैयार करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे वो जल्दी में वो अपना नाम ही लिख कर आ जाते हैं, और बाद में बताते हैं कि अरे हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं।
तो बच्चों ये कंडीशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन टाइम, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, हमें बहुत अच्छे से उसे पढ़ लेना है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कि जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे बच्चों, तो हमारा जो ओवरऑल उसका फॉर्मेट होगा, जो ओवरऑल हमारा ओवर लुक होता है कॉपी में, जिस प्रकार से हमें दिखनी चाहिए एप्लीकेशन, वो बच्चों इस प्रकार से दिखनी चाहिए ओवरऑल। और सबसे पहले जब हमने कंडीशन पढ़ लिया, तो सबसे पहले एप्लीकेशन जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको वन साइडेड फॉर्मेट का पालन करना है। ये मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। यानी कि जो भी हमारा फॉर्मेट होगा वो फ्रॉम द वन साइड स्टार्टिंग होगा, बिगिन होगा, एंड उसका जो लास्ट होगा वो भी वन साइड पर ही होगा। हमें नेक्स्ट साइड पर कुछ भी एंडिंग नहीं करना है और ना ही उसकी बिगनिंग दूसरे साइड से करना है। जिस साइड से हम अपनी बिगनिंग कर रहे हैं उसी साइड से हम एंडिंग करेंगे। तो बच्चों जैसे हमें मालूम है कि हम एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं तो टू प्लस द प्रिंसिपल यहाँ पे पोजीशन चेंज हो सकती है बच्चों। सपोज यहाँ पे अगर आपसे बोला गया है कि अपने हेडमास्टर को लिखिए, या आपको किसी लाइब्रेरियन को लिखना है, या किसी भी व्यक्ति को लिखना है, वहाँ पे बाकायदा आपके क्वेश्चन में पोस्ट या वो नेम मेंशन होता है। और एप्लीकेशन नॉर्मली हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, बट इन केस यदि वहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि हमें इसको लिखना है, तो उस पोस्ट पर ही एप्लीकेशन लिखी जाती है। प्लस हमें यहाँ पे सेकंड लाइन में बच्चों हमें स्कूल का नेम मेंशन करना होता है। तो स्कूल का नेम, जो भी हमारे स्कूल का नाम होगा और जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हम उस स्कूल का नाम लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट हमें जो भी दी गई होगी हम वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट में बच्चों हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में हमें लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। यानी कि जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमें किसके लिए लिखना है, या तो टीसी या एसएलसी, ये दोनों केसेस में चलेगी। एग्जाम में इनमें से जो भी नाम आपके सामने आएगा आप ओनली उसी नेम का यूज़ करेंगे। सपोज आपको टीसी लिखकर आया हुआ है तो एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, अगर एसएलसी लिखकर आया हुआ है तो एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना है बच्चों। सैल्यूटेशन में हम बहुत सारी चीज़ों के तरीके से सैल्यूटेशन लिखा जा सकता है। या तो सिंपली आप सर लिख दीजिए, या तो सिंपली आप मैम लिख दीजिए, या तो सिंपली आप यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल्स के तौर पे दे दिया है, या तो रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिए या रिस्पेक्टेड मैम लिख दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप उस हिसाब से अपना सैल्यूटेशन वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं मेन बॉडी पर। जब हम मेन बॉडी पर आएंगे तो मेन बॉडी भी हमारी वन साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगी। मोस्ट हम्बली बच्चों पूरी कोशिश करें हम कि हम अपना स्टार्टिंग जो है मोस्ट हम्बली से करें, ना कि आई बैक टू स्टेट दैट से। नॉर्मली बच्चे आई बैक टू स्टेट दैट कहते हैं, बट वो थोड़ा ऑकवर्ड है। उससे बेटर है कि हम मोस्ट हम्बली जैसे शब्दों का यूज़ करें। मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये सबसे पहले हमने बता दिया कि विनम्र निवेदन है कि मैं जो हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। बच्चों दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं इसकी स्पेलिंग में करते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, TRANSFER। वो यहाँ पे इसका जो सेकंड फॉर्म है ट्रांसफ़र, RRED नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन को पास्ट में बताना है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, RRED आएगा। टू भोपाल या एनी सिटी, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल ही करें। यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग या हम अपने विलिंग के अनुसार कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने भोपाल लिख दिया है। सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू कंटिन्यू मतलब जारी रखने के लिए माई स्टडीज़ यानी अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को। कहाँ पर, इन दिस स्कूल में, मतलब कि इस विद्यालय में मैं अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो भोपाल में हो चुका है। तो उसके बाद बच्चों जब हम अपनी मेन कंडीशन को बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी इन दिस स्कूल। यहाँ पे बताने के बाद बच्चों हमें यहाँ पे फाइनली फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द लाइन है, जो भी हमारा रिमेनिंग हिस्सा बचा हुआ होता है, हमें वो एज इट इज़ उस लाइन को लेफ्ट यानी कि छोड़ देना है नेक्स्ट कमिंग न्यू लाइन से। मतलब कि जैसे मेरा इसके बाद की नेक्स्ट कमिंग न्यू लाइन ये थी, वहीं से मैं एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड से स्टार्ट करूँगी। काइंडली इशू मी SLC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो भी हमें एग्ज़ाम में मेंशन होगा हमें वो लिख लेना है। एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप जो है मेरी TC को या SLC को इशू करा दें। बच्चों अगर हमें एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं लिखना तो उसके प्लेस में हम एज अर्ली एज पॉसिबल का यूज़ ना करके एज सून एज पॉसिबल या एज फास्ट एज पॉसिबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस है, जो हमें हमारी इच्छा अनुसार हम इन शब्दों का भी प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। इन सब का अर्थ
होता है कि जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी मेरा जो है इशू करवा दीजिए आप सर्टिफिकेट को, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को या एसएलसी को। बच्चों नेक्स्ट अपन ये समझें कि यहाँ पर हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं और हमेशा गलती भी करते हैं कि काइंडली बच्चे यहाँ पे ग्रांट लिख कर आते हैं, काइंडली ग्रांट मी एसएलसी। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है जो मैक्सिमम बच्चों में मुझे देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इशू वर्ड यदि हम लिख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कब हमें इशू यूज़ करना है, कब हमें ग्रांट यूज़ करना है। बच्चों यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रांट का अर्थ हम कई प्रकार से निकालते हैं। किसी चीज़ की जब हमें स्वीकृति करनी होती है, स्वीकृत करना होता है, या किसी चीज़ को देना होता है, या किसी चीज़ को मान लेना होता है, तब हम ग्रांट शब्द का प्रयोग करते हैं जब हमें इनका भाव उत्पन्न करवाना हो। नेक्स्ट है बच्चों इशू। इशू का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो इशू का अर्थ हमें निकालेंगे या तो जारी करना, या फिर निकालना, या फिर आपको प्रकाशित करना। और हम इस केसेस में, एप्लीकेशन के केसेस में जब भी हम इशू का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हम निकालते हैं जारी करना। तो बच्चों और दूसरी चीज़ हम समझ सकते हैं, जो भी हमें एज अ सर्टिफिकेट के रूप में जो भी चीज़ वहाँ से प्राप्त हो रही है, ऐसे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री चीज़ों के लिए हम इशू वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जो चीज़ ऐसी रहती है जो सिर्फ मौखिक या मुंह से बोलकर या सिर्फ आपको अनुमति प्रदान करके दे दी जाती है, जो किसी आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं मिलती बच्चों, तभी हमें ग्रांट शब्द का प्रयोग करना है। इसलिए अब क्योंकि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट तो हमें मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इशू वर्ड का यूज़ किया है। तो ये ब्लंडर मिस्टेक बच्चे करते हैं, इशू की जगह ग्रांट, ग्रांट की जगह इशू करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ दैट यू विल नेवर डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, कि आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है बच्चों, लास्ट में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज वाला सेक्शन होता है, जो लास्ट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड पे आता है, तो हमें उसमें थैंकिंग यू यानी कि अपना आभार देना है। उसके बाद योर्स ओबीडेंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी। बच्चों यहाँ पर भी बच्चे मैक्सिमम टाइम मिस्टेक्स करते हैं, वो YOURS के पहले अपस्ट्रॉफी लगा देते, तो हमें अपस्ट्रॉफ नहीं लगाना है, हमें विदाउट अपस्ट्रॉफ लिखना है YOURS, योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी। अगर हमें ये वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वी हैव मैनी मोर वर्ड्स, हमारे पास अदर वर्ड्स हैं, हम वी कैन यूज़ ऑल्सो दीज वर्ड्स ऑल्सो। सो पहले हम जैसे लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। इन तीनों का अर्थ वही निकलता है। ट्रूली का मतलब ही होता है सचमुच या सच्चा, फेथफुली आपका ईमानदार, और ये भी सिंसियरली भी आपका या भव्य या ईमानदार। तो हमें इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों देखेंगे यहाँ पे लिखना है हमको नाम। तो यहाँ नाम में बच्चों यहाँ पे जो भी कंडीशन यहाँ पे दी होगी, यदि मान लीजिए हमारे कंडीशन में किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर जो नाम दिया है, हम उसी स्टूडेंट्स का या उसी पर्सन का नाम यहाँ लास्ट पर लिखते हैं। क्लास, हम अपनी क्लास जो हमें मेंशन की गई है कंडीशन में, हम यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे। उसके बाद डेट, हमारी जो प्रेजेंट डेट होगी बच्चों, हम वहाँ पे अपनी प्रेजेंट डेट, जिस डेट पर हमें एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो वाली डेट यहाँ पर आती है। पेरेंट्स साइंस, पेरेंट्स सिग्नेचर में यहाँ पर यदि आपके पेरेंट्स आपके अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो आप उनसे सिग्नेचर करवाते हैं। उसके बाद जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने स्कूल के ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये ओवरऑल व्यू होता है एप्लीकेशन को लिखने का। जब आपका पूरा एप्लीकेशन तैयार हो जाए, आपका एप्लीकेशन पूरी कॉपी पे आपका रिटर्न हो जाए, तब आप देखेंगे तो उसका ओवरऑल लुक इसी प्रकार से वन साइडेड दिखना चाहिए। तो बच्चों एप्लीकेशन लिखने में जो हम ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं उन पर मैंने आज यहाँ पे चर्चा करी है कि हमें यहाँ पर काइंडली और इशू, कब हमें इशू वर्ड का रखना है, कब हमें काइंडली वर्ड को रखना है, और हमें एप्लीकेशन हमें किसको लिखना है यहाँ पर हमें मेंशन करना है, हमारे स्कूल का नाम, और जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी रहती है वो हमें बहुत अच्छे से पहले समझना है, रीड करना है, उसके बाद ही हमें अपनी एप्लीकेशन को लिखना शुरू करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज वाले सेक्शन में यदि हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज वाले सेक्शन में हमें जो भी वर्ड हमको बेस्ट लगता हो, जिसे हमें बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक लिख सकते हो, हमें उन वर्ड को ही अपने यहाँ पर योर्स के बाद यूज़ करना, चाहे वो आपका ओबीडियंटली हो, ट्रूली हो, या फेथफुली हो, या सिंसियरली हो। तो वो हमें अपने हिसाब से, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि हमें कौन सा वर्ड रखना है और जिसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो और हर बार हम सही लिखें, क्योंकि बच्चे यहाँ ओबीडियंटली में मैक्सिमम टाइम मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग में। तो इसे हमें याद रखना है। एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, ये भी हमें याद रखना है, और ओवरऑल वन
साइडेड पैटर्न का यूज़ करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आने वाले समय में और आगे की जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती हैं मैं उन पर भी चर्चा करूँगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।